अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में आपको खुशामदीद करेंगे। और जी हाँ, मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो लाइट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और मेरा नाम है फराह औरंगज़ेब। जैसे कि रोज़ाना सुबह 9 से 10 हम आपके साथ मौजूद होते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम बात कर रहे होते हैं। और आज जो है वो मुख्तार बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हैं। क्या बात है मुख्तार? भाई आज जो है ना सुबह सुबह, क्योंकि आपको पता है एक तो मंगल है, पीर वाले दिन थोड़ी सी एनर्जी डाउन थी। वो वजह ये थी कि संडे के दिन आपको पता है हर बंदा जो है ना रात को सोता नहीं है। वैसे तो आजकल कोई भी नहीं सो रहा होता रात में, पूरी रात लोग जागते हैं। और जो जिस तरीके से कराची में से सर्दियां है ना, वो थोड़ी मजे की। पूरा दिन तो बहुत ज्यादा हमने देखा है कि गर्म रहता है। और ये जो अभी स्वेटर भी मैं पहन कर आया तो मुझे लगता है अभी उतार देना पड़ेगा जब मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा, क्योंकि 10 बजे के बाद बहुत ज्यादा धूप हो जाती है। तो ये एक मामला बड़ा संजीदा भी है और थोड़ा सा गम करने वाला भी, क्योंकि मसले मसाइल जो है ना वो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि लोग सुबह सुबह जाते हैं जैकेट्स लेके और शाम में जब घर जा रहे होते हैं तो वो दोपहर में थोड़ा सा जो है वो मौसम गर्म हो जाता है, फिर वो जैकेट्स जो है वो आप उतार के, जैसे आप अभी कह रहे हैं स्वेटर उतार के, तो लेकिन हमारे पास स्टूडियो में अगर गर्मी ज्यादा हो तो हमारे पास एसी की सहूलत मौजूद होती है। ऐसा ही है। अच्छा जी, आज के दिन के हवाले से सबसे पहले बात शुरू करेंगे। 24 दिसंबर का दिन है और 24 दिसंबर के दिन में तो सेलिब्रेशन रात से शुरू हो जाती है। जैसे आज रात से जैसे हम नेशनल डेज की बात करें, आज भी जो नेशनल डे की हम बात करें वो भी खाने के हवाले से। क्या करें, अब वो बहुत ज्यादा खाना फराक होना, पकाना और खाना बहुत पसंद है, तो ये इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ढूंढ के आप लाते हैं। हाँ, वो जो मेरे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो फिर वो निकालते हैं, कहते हैं थोड़ी खाने पीने की बातें कर लें, सुबह सुबह आते हैं। वैसी तो हमने कहा भाई चाय तो गरम गरम मिल जाती है, लेकिन साथ में कुछ खाने की बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, 24 दिसंबर के दिन के हवाले से पता है, क्योंकि सारी दूसरे दिन 25 दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, उसके हवाले से रात भर तकरीब का सिलसिला जारी रहता है, खास करके पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन होती है। इसके साथ साथ जो हम अखिलती बरादरी की अगर बात करें तो क्रिसमस के हवाले से भी जो है वो हमारी पूरी टीम की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज की जानिब से आप तमाम लोगों को, जितने लोग हमें देख रहे हैं कल, क्योंकि आप लोगों का जो है क्रिसमस डे है, तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो दिन। और इसके साथ साथ जो स्पेशल एक और चीज ना, केक के बारे में बात करना चाह रहा था कि मेरी क्रिसमस के जो केक्स होते हैं ना वो बड़े जबरदस्त होते हैं। उसमें एक तो नट्स बहुत होते हैं और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा बड़ा ताजा जो है ना वो केक तैयार किए जा रहे होते हैं क्योंकि देखिए वो सेलिब्रेशन चल रही होती है ना, तो वो जितने भी केक बनते होंगे वो फौरन जो है वो खत्म हो जाते होंगे, सर्व होते हैं ना गर्मा गर्म, जाहिर है क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का इनकाद किया जाता है। तो अच्छा, पैन पिज़्ज़ा तो सुना था आपने, पैन केक खाया कभी? पैन केक जी बिल्कुल, पैन केक भी। और पैन केक में सिरप कितना अच्छा होता है जो ऊपर डाला मैपल सिरप कह रहे हैं ना आप, हम लोग तो, मैं तो हनी डाल के खाती हूँ। क्या बात है, मुझे हनी अच्छा लगता है, ये अच्छी चीज है ना, होना भी इसी तरह चाहिए। अच्छा जी, आज का दिन जो है इसके मुनासिबत से बताएंगे। आज का दिन जो है बड़ा मुनफरिद सा है और इसको कहा जाता है नेशनल एग नॉक डे। अब ये एग नॉक डे क्या है इसके हवाले से आपको बताएंगे। नेशनल एग नॉक डे हर साल क्रिसमस से एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसमें तातीलात की खुशी के साथ एक खास मशरूब को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। एग नॉक, जिसे एक मिल्क पंच भी कहते हैं ये लोग, छुट्टियों के मौसम में अमेरिका भर में एक मकबूल मशरूब है। अब ये मशरूब जो है वो सेहत बख्श भी है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिससे बनाया जाता है ये बड़े मजे का बनता है। इसमें दूध भी होता है। अमेरिकन जो हो गए या यूरोपियंस जो हो गए वो सेलिब्रेशंस के टाइम पर जो है वो इस तरह के मशरूबात को बनाते हैं अपने अपने घरों में। जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है या और जो अमरीकी त्यौहार होते हैं तो उन दिनों में इस तरह के मशरूबात बनाए जाते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अंडे से तैयार किया जाता है, तो अंडा तो वैसे ही फायदेमंद चीज, लेकिन अंडे से मशरूब कैसे अंडा, तैयार करेंगे? दूध, क्रीम चीज, इस तरह की चीजों से। लड़कों के लिए कैसे, जैसे आप पी सकती हैं अगर कच्चा अंडा डला हुआ? मुझे नहीं लगता कच्चा होगा, ज़ाहिर है उसकी रेसिपी तो वो बता नहीं सकती होगा ना। सारे जब जूस है तो जूस में तो वो उसमें मिल्क होगा ना, उसमें देखें और भी तो चीजें। दूध में अगर अंडा डला हुआ है तो वो कच्चा ही हुआ ना। दालचीनी आप उसमें डालेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो मिल्क को पका के उसके साथ अंडे को किस तरह से हो सकता है। लेकिन लड़के जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी लड़के जो कि एक्सरसाइज जो है ना कर रहे होते हैं उनके लिए वो 5-5, 6-6 अंडे तो वैसे ही कच्चे खा लेते हैं। तो ये लड़कों के लिए जो है ना बिल्कुल भी, मैं बोलूंगा उनके लिए अच्छी भी चीज है। और वो वैसे भी इस जूस को जब पियेंगे, कभी ट्राई करके देखेंगे। आपने देखा है कि जब अंडा किसी चीज में डलता है तो उसमें एक स्मेल आती है, तो अब उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए? मेरे ख्याल से इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं। क्या क्या है इसमें इंग्रेडिएंट्स? इसमें कुछ इस तरह से कि आप जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हम मुख्तलिफ, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है हलवों में फ्लेवर्स, या हमारे यहाँ हलवों में जैसे थोड़ी सी हीट को मारने के लिए इलायची का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा ना, ग्रीन इलायची जिसको बोलते हैं। तो इसमें इसी तरह से दालचीनी और जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको कहा था ना इसके अंदर जो चीजें बताई जा रही, कुछ तो आपने बिल्कुल सही बताई है। इसमें बताया जा रहा है कि ये मीठा दूध पर मबनी होता है। मशरूब रिवायती तौर पर दूध और क्रीम, चीनी,
پھیٹے ہوئے انڈے اور خوشبودار مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے. پھیٹے ہوئے انڈے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچے انڈے ہی ہوں گے جو ڈلتے ہیں اس کے اندر. تقریبات اور تہواروں کی محفلوں میں بعض اوقات ایگ ناک بھی, مشروبات جیسے بڑی, اس میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں جو کہ میرے خیال سے اسکرین پہ ڈسکس تو نہیں کر سکتے, لیکن وہ ان کے تہوار کے مطابق, ان کی رسومات کے مطابق کچھ مشروب میں مخصوص قسم کا ڈالا جاتا ہے, تو وہ اس میں استعمال کرتے ہیں. لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. فیملیز میں جو سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں جو یہ ایگ ناک بنایا جاتا ہے تو اس میں جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اس میں یوز نہیں ہوتا. تو وہ جو بچے نوجوان جب پارٹی کرنے باہر جاتے ہیں تو یوز کر لیتے ہیں, کیونکہ گھر میں تو وہ اس طرح کی چیز نہیں یوز کر سکتے نا. بالکل ایسا ہی ہے. کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں گے. ایگ ناک کی بات کر رہی ہوں, کبھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ کہ یقینی طور پہ یہ دن جب لوگ سب منا رہے ہیں کرسمس کے حوالے سے, تو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے بھی اور ویسے بھی ہم کہیں گے کہ جی اس دن کو اچھے طریقے سے, بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. لیکن کوشش یہ کرنی زیادہ ضروری کہ کوئی بھی تہوار کا دن ہو اس میں آپ لوگ, مطلب میں یہ کہوں گا بھائی مسلمانوں کے تہوار ہوں, کرسمس کے تہوار ہوں, ہندوؤں کے تہوار ہوں, جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں اس میں اپنی برادری کے جو وہ مخصوص طبقہ ہے اسے ضرور یاد رکھیں, جو کہ بہت غریب طبقہ ہے, یا وہ لوگ جو کہ پورے سال میں ایک دن تہوار آنے کا انتظار کرتے ہیں. نظر گھمائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو ان تہواروں پر آپ کی ضرورت ہوگی, اور آپ ان تہواروں پہ انہیں اپنی خوشیوں میں ضرور شامل رکھیں, تاکہ انہیں بھی جو ہے نا وہ ایک احساس رہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایک دوسرے سے محبت اور پیار اور عزت اور تحفظ کا انہیں احساس ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک اور چیز آپ کو پتا ہے کہ اب ہمارے پروگرام میں ایک نیا ٹویسٹ آنے والا ہے. اچھا وہ جو ٹویسٹ ہے نا وہ ایسا ٹویسٹ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر کے جو ہے نا جو ٹویسٹ اب وہ ہے کہ جو اب ہمارا اسٹوڈیو میں جس طریقے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ہم روزانہ کی بنیاد پہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ورزش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یا ہم کبھی کبھی جو صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ڈاکٹرز کو, ہم ٹرینرز کو, ہم اور بھی دوسرے پروفیشن, ہم اسٹڈیز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ٹیچرز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح ہم دن منا رہے ہیں تو ہماری سجیشنز میں اور ان باکس میں لوگوں نے بڑے میسیجز کیے اور انہوں نے کہا کہ سر آپ لوگوں کے شوز اتنے اچھے چل رہے ہیں تو آپ بلاتے کیوں نہیں ہیں. تو ہم نے پھر اپنی پوری ٹیم سے ڈسکشن کی, تو ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان مہمانوں کو بھی بلائیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے یہاں پہ بھی آ کے ڈیٹیل میں سمجھائیں. ہم تو بتا دیتے ہیں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زبانی بھی سنیں. تو اب آنے والے وقتوں میں, لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی انفارمیٹیو خبریں ہیں یا کوئی اسٹوری ہے, کسی ایسی شعبے سے ہے جس کے تھرو آپ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں, ہاں اویئرنیس دینا چاہتے ہیں, ہمارے ناظرین کی آپ مدد کر سکتے ہیں, جیسے بیوٹیشنز ہو گئے یا اس طرح کے اور بھی شعبے ہیں. بیوٹیشن تو بولنا ضروری تھا نا, یہ دیکھیں نا سارے معاملات تو ہوتے ہیں. آپ اپنی بات کر لیں, میں اپنی بات نہیں کر رہی, آپ اپنی کر لیں. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن ایسا تو ہے ظاہر ہے. آپ کسی جم ٹرینر کو بلا لیجیے گا, یہاں جم کی تو میں نے بات کر لی. آپ ہم نے بات کرنے کی ڈاکٹرز ہو گئے, ایستھیٹکس آج کل تو بڑے ویسے مشہور ہو گئے ہیں, لیکن بہت مہنگی نہیں ہے, بہت مہنگی نہیں ہے. پاکستان میں تو بہت مہنگا ہے, بہت مہنگی ہو گئے. لیکن ایسے میں وہ تمام لوگ وہ جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے پاس ٹریننگز بھی نہیں ہے, وہ تو عطائی ڈاکٹرز جس طریقے سے ہوتے ہیں اس طرح بھی. لیکن یہ ایستھیٹک والا جو کام ہے نا یہ عطائی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں پورے ڈپلوما اور پوری ایک ہے نا جو ایک پورا پروسیس ہے. عطائی کا تو کیا ہے کہ نہیں, لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا لوگوں نے ٹریننگز کی, 15 دن 20 دن کی ٹریننگز لی اور اپنے ایسٹھیٹک کلینک کھول کے بیٹھ گئے. ان کے خلاف بڑی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جن لوگوں پہ وہ تجربے کرتے ہوں گے ان کی سکن کا یا ان کے فیسز کا کیا حشر ہوتا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بھائی اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, اپنے فیس کو جو ہے وہ ہیلدی رکھنا ہے, تو ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا ہر حالت کے اندر کسی ایسے ایسٹھیٹک کلینک جائیں جو سرٹیفائیڈ ہوں. بالکل ایسے ہمارے کراچی میں تو بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں, لیکن یہاں جو جتنے بھی سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں نا, آپ اگر وہاں جائیں یا نہیں بھی نا تو وہ بولتے ہیں ہم تو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اصل میں لوگوں کے سٹینڈرڈ بن گیا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی بھی پاکستان میں جو نا وہ ایستھیٹکس کا لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے مختار. بہت سے جو فیملیز میں یا بہت سی جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں نا ان کو ان چیزوں کا تھوڑا کم تجربہ, یا وہ اس چیز کے بارے میں تھوڑا کم جانتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح صبح ٹی وی پہ یا وہ سستے پیسوں کے چکر میں یا وہ پیکیجز کے لیے لیکن آپ اپنی سکن سے یا اپنے بالوں سے جو نا وہ کم پیسوں کے چکر میں کھلواڑ نہ ہی کریں. اچھا ایک اور اویئرنیس یہ بھی ضروری ہے, جس طریقے سے ڈینٹسٹری کی فیلڈ ہے اور اسی طریقے سے ایستھیٹک کی بھی فیلڈ ہے. اب یہ جو ڈینٹسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, ان کے معاملات ایسے ہیں, ان کے پاس جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ, کیونکہ آپ کے سکن سے اور آپ کے بلڈ سے بہت ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو اس لیے ضروری ہوتا ہے. اب دوسری جانب ہم بڑھیں گے اور اب ہم بات کریں گے ریٹنگز کے حوالے سے اور ایجنسیوں کے حوالے سے. اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں. کیونکہ بہت اچھی خبر ہے اور یہ بات ہے, پاکستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں اور بین الاقوامی ایجنسیاں بھی پاکستانی معیشت میں بہتری کی
तारीफ कर रही हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी गैल्प और DNB ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने सार्फिन के एतमाद में 19% इजाफे की तस्दीक भी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर $21.1 बिलियन पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये तब्दीली SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी, मुआवनत और काविशों का समर है। इसके अलावा SIFC की सहूलतकारी, मुआशी इस्लाहात के बाइस माली अदम तहफ़्फ़ुज़ में कमी आई है। क्या बात है भाई, ये बड़ा अच्छा हो रहा है और सरमायाकारी भी आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जी मईशत जो है बूम करती हुई नजर आ रही है। और इसमें बहुत सारे लोगों का किरदार है, हुकूमत का भी किरदार है, लेकिन हुकूमत के साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो काविशें हैं ये उसके समरात सामने आ रहे हैं। SIF की बात हो रही है जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कि जी बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है और पाकिस्तान में आने के साथ साथ जो यहाँ की इंपोर्ट हम जो चीज कर रहे होते हैं, जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जो ज़राए मुबादला उसके जरिए हमारे ज़खायर में भी अब इजाफा हो रहा है। इस तरीके से तो हम IMF के और दूसरे कर्जे भी उतार सकते हैं। तो ये एक अच्छी मैं कहूंगा कि काबिश भी है और इस तरीके से अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए आने वाले वक्तों में भी जो है ना वो हमें बहुत मुस्बत इस चीज के बारे में जानने को भी मिलेगा और आने वाले वक्तों में जो हमारी मईशत और बेहतरी की तरफ जाएगी तो जाहिर है फिर इसी तरह और भी चीजों में इजाफा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है और अब भी हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मामला सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों ने बड़े क्रिटिसाइज भी किया था। निष्कारी के हवाले से बहुत सारे मामला आए थे, वो भी एक स्टोरी हमारे पास हम शामिल करेंगे। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी वही वाली बात है कि जिस तरह अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, अगर मैं बात करूं कि जहां तारीफ की बात आती है उस तारीफ की बात में सबसे ज्यादा जो बात की जा रही है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से सबसे ज्यादा बात की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिस तरीके से उन्होंने पूरे ये अगर हम लास्ट के 6 मंथ देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फतह से हमकिनार भी हुआ है और हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। इसके साथ साथ और भी ऐसी चीजें थी जिसमें हम देखें कि अफवाहें हो गई या गलत फहमियां हो गई या कुछ ऐसे मामला जिसमें हमने देखा कि जी दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात नजर आए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मजबूत और मजबूत हिकमत अमली थी वो बहुत अच्छी और बहुत अच्छे पेशरफ्त सामने आई है। ऐसे में ट्रंप एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ कर बैठे। बोला पाक भारत जंग रुकवाने का भी उन्होंने कई बार जिक्र किया, अब वो दोबारा इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की है। फ्लोरिडा में वजीर जंग और वजीर बहरी उमूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और इस जंग में तैयारे तबाह होने का जिक्र किया। हम तो रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, जब भी पाक भारत मामलात आते हैं तो हमें अब पाक भारत में कहता हूं कि भारत का नाम जो है ना वो अब हमें चेंज कर देना चाहिए। अब हमें जो है ना समझ लें कि अगर हम बात करेंगे कि जी भारत का नाम लें तो हमें भारत की जगह भारत का नाम नहीं, हम बोले तैयारा। तो बस समझ जाएं कि ये तैयारा कहाँ गिरा था या कौन से ऐसा मुल्क है जिसके अब आप ऐसा तो ना करें ना, आप दुखती रग पे हाथ तो ना रखें ना। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये जो है ना हमें खुशी तो होती है बताते हुए, जैसे हम रोक नहीं पाते हैं खुद को, लेकिन हमारी फौज जो है वो इस तारीफ के काबिल भी तो है ना। बिल्कुल है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जो है ना वो एक इतना बड़ा हमें फल मिला है और उसको सेलिब्रेट करने की ज्यादा जरूरी है। अब आगे भी 25 दिसंबर है, हम उसको भी सेलिब्रेट कौमी दिन के तौर पे भी सेलिब्रेट करेंगे ना इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से वो हम कहते हैं ना टी फैंटास्टिक वाला डायलॉग तो सबको याद है, तो बस हम इसी तरीके से आपको चाय याद दिलाते रहेंगे और आप हमेशा हमारे पास आते रहेंगे, हम आपको गिराते रहेंगे और फिर फतह के तमगे लेके जाते रहेंगे। अगर हम गिरा देते हैं तो फिर हम उसके बाद खातिर तवाज़ो भी तो करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम चाय नहीं पिलाते, हम खाना नहीं खिलाते, हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आपको मजा भी आता है। एग्जैक्टली, दिल नहीं करता वापस जाने का, उनका यही रह जाता है। ऐसा ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और कुछ स्टोरी हमारे पास है। हमारे पास है बिल्कुल। कराची एयरपोर्ट पर म्युनिसिपल कमिश्नर कराची अफजल जैदी को जहाज से ऑफलोड किया गया है। मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी नजम आलम ने सख्त रद्द अमल दिया। जो जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नजमी आलम ने अफजल जैदी पर MC में करप्शन और कराची के साथ जुल्म करने के इल्जामात आयद करते हुए कहा था जो भी शख्स अफजल जैदी की हिमायत और किसी सूरत करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। नजमी आलम का कहना था कि जो भी शख्स अफजल जैदी की हिमायत करेगा उससे भी करप्शन में शरीक समझा जाएगा। उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ऑडियो मैसेज उन्हीं का है। दूसरी जानब नजमी आलम पर इल्जामात भी आयद किए गए हैं कि KMC की मीडिया ऑफिसर से रद्द अमल देने से इनकार कर दिया, जबकि अफजल जैदी से मौक़िफ़ लेने की कोशिश के बावजूद भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया।
ठीक, बिल्कुल ऐसे ही मामलात हैं। और जब कुछ अच्छा हो रहा होता है या कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाती है, तो वहां पे हम ये देख रहे होते हैं कि जी तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रीवियसली कोई मैसेजेस थे जो दिखाए गए या वर्बली कोई डिस्कशन हुआ और उसके बाद जब देखा गया तो म्यूनिसिपल जो कमिश्नर हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि नजमी आलम का जो है वो एक बुरी तरीके से फड्डा हो गया। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि मामलात बड़े छोटे लेवल पर होते हैं या उसको जो है ना आवाम तक पहुंचाते हुए उसको एक हाइप दे दी जाती है। अब वो जो हाइप होती है उसकी वजह से लोगों में गलत फहमियां पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन यही मामला है जिसमें ऑफलोड भी किया गया, लेकिन जाहिर है या तो ये जाती तौर पर कोई मामला था जिसकी वजह से इतना एग्रेशन देखने में आ रहा है, या वाकई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कच्ची आबादियों के मामला अगर मजीद कोई तफ्तीश या मजीद कोई बात अगर हो तो वो मुतालिका इदारे हैं वो इस हवाले से मजीद तफ्तीश करें या इस बात की जड़ तक पहुंचे कि आखिर ये मामला क्या है और इसकी पीछे क्या वजूहात है, ताकि मजीद कोई जो है ना इसके तनाज़े से बेहतर है कि इस बात को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो ये भी बता रहे हैं कि स्टॉप लिस्ट में उनका नाम पहले से शामिल कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि जी अभी शामिल किया हो, वो पहले से उसमें शामिल था जिसकी वजह से उनको ऑफलोड किया गया। अब वो उस एग्रेशन में हो सकता है या तो उनको कोई इमरजेंसी होगी, कहीं जाना होगा, लेकिन डेफिनेटली उसूली मामलात हैं, कुछ कानून हैं, कवानीन हैं, उसके तहत जो भी मरहला वार जो जंग का सिलसिला हम बोले या हम ऐसे बोले कि जी जिस तरीके से नोकझोंक हो रही है इसमें यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ नई पेशरफ्त सामने जरूर आएगी। आगे अब हम बढ़ेंगे और आगे एक और हमारे पास स्टोरी है और फैक्ट चेकिंग एक रिपोर्ट है, क्योंकि हमने ये देखा कि सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी तरफ से कुछ भी शामिल कर देता है या उसको जो भी उसकी जो सोच समझ है उसके मुताबिक वो कुछ भी लिख देता है। अब उसके बाद जाहिर सबके अपने फॉलोअर्स हैं, सबके अपनी कुछ खबरें झूठी भी होती हैं। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग एक एजेंसी है जो कि खास करके जब कोई इस तरह की खबर नशर होती है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। और अब भरपूर तरीके से हमने ये भी देखा है कि जी एफआईए भी सरगर्म हो गया साइबर क्राइम के हवाले से, जिस तरीके से होते हैं ये भी साइबर क्राइम में शामिल हो जाता है कि कोई खबर झूठे तरीके से पेश कर दी जाए। जाहिर कुछ लोग हैं उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा अगर हैं और अगर उनके खिलाफ कोई गलत खबर शाये कर दी जाए तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, तो उसका ख्याल करना जरूरी है। एक फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट है जिससे बताया जा रहा है कि बोंडाई बीच हमला आवरनी पाकिस्तान से मुतालिक दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज को जाली कहा है। तकरीब के दौरान 2 मुसल्लह अफराद दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच में गए थे और ये बताया जा रहा है कि इसमें फायरिंग का जो वाकया हुआ था उसमें ये चीज हिंदुस्तान की जानिब से बताई जा रही थी कि जो वो 2 लोग हैं वो दोनों लोग रावलपिंडी सफर कर आए थे। मतलब उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि ये सारी प्लानिंग जो है वो रावलपिंडी में हुई, पाकिस्तान में हुई और फिर उसके बाद ये दहशतगर्दी का जो पूरा मामला है वो ऑस्ट्रेलिया में गया। कुछ अर्से बाद फिर वो इस बात की जो है वो तरदीद भी हो गई कि वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब जो फैक्ट चेकिंग में बात आ रही है उसमें वो यही कह रहे हैं कि जी ऐसे मामलात नहीं हैं। जो फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट है उसमें बताया जा चुका है ये दोनों जो दहशतगर्द हैं ये दोनों दहशतगर्द हिंदुस्तान से वाबस्ता थे, इनके पासपोर्ट भी वहीं के हैं, ये वहीं से ट्रैवल करके आए थे और पाकिस्तान को इस तरीके से झूठा बनाना पूरी दुनिया में झूठा बनाया गया ताकि वो पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश हमेशा की तरह जो भारत करता है उसमें भी वो नाकाम हो गया। लेकिन साबित ये हुआ कि वो दोनों जो शख्स थे जिनका बाप बेटे थे दोनों, जाहिर है उनका जो ताल्लुक है वो इंडिया से बताया गया, जिसपे उन्होंने अपने भारतीय पासपोर्ट पर पहले नेपाल का सफर किया, उसके बाद वो फिर ऑस्ट्रेलिया गए और वहां जब इस तरह की कार्रवाई की गई और मजीद तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो इसमें यह बात साबित हुई कि वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। लेकिन एक चीज अच्छी समझ में आई वो ये आई कि जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला शख्स था उसने तो इन मुलजिमों को कठेरे में लाके खड़ा किया, उसने बहादुरी का मुजाहरा किया, उसने तो जाके इनकी जो हथियार थे, क्योंकि ये जो हथियार इस्तेमाल कर रहे थे वो हथियार उनसे छीने और बाकायदा तौर पे उनके ऊपर दोबारा से लोगों की जान तो बचाई लेकिन उसके ऊपर हमला किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि अपनी जान पे खेल के किसी को बचाना, ये मुसलमानों के पास ही इतना जज्बा और हुब्बुल वतनी होती है जो वो इस तरीके के मुजाहरे कर लेते हैं। इंसानी नाते भी जो है ना पाकिस्तानी जितने भी हैं वो कहीं पे भी मौजूद होंगे ना तो वो इंसानियत के नाते कुछ भी कर जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। और ब्रेक का टाइम हो चुका है, चले जी अब हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, वहां से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है और हमेशा की तरह एक बार फिर हमारे पास जिक्र निकल आया है भारत के हवाले से, और जिक्र कुछ इस तरह से है कि भारत से कशीदगी में इजाफा हो गया है। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विसेज जो हैं वो मअतल कर दी हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। बांग्लादेश ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर मअतल कर दी हैं। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक हालात की वजह से काउंसलर और वीज़ा सर्विस आर्जी तौर पर मअतल की गई है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि 2 रोज पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां भी दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने भी 1 रोज पहले चट्टागांग वीजा सेंटर बंद कर दिया था। क्या बात है भाई। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत का वतीरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी जितनी मुस्लिम ममालिक है ना, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, चीन ले लें, आप भारत बांग्लादेश की बात कर लें, आप इसके अलावा जो है वो इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, सब पाकिस्तान के साथ शाना बशाना करें। वहीं भारत हमें अब लगता है कि एशियाई कंट्री के अंदर एक अलग मूरत बन के हमेशा के लिए जो है सामने नजर आएगा। और इसी तरीके से जो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हैं वो भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर वो काफी ज्यादा खराब यूं भी हो रहे हैं कि दूसरी जानिब जो बांग्लादेश के अंदर एक नई रिजीम सियासत के तौर पे सामने आई, जिसमें अगर हम बात करें जो साबिका वजीर आजम थी, जिनको हमने ये भी देखा है कि खास करके उनको सेफ साइड पे या फेस सेफ करने के लिए भारत ने बना दिया है। ऐसे में उनके ऊपर जुर्म भी साबित हो गए हैं, उनको सजा भी हो गई है। अब वो जब बांग्लादेश अगर जाएंगी तो डेफिनेटली उनको सजा के मुर्तकिब भी हैं, तो वहाँ उनके आईन और कानून के मुताबिक ऐसे सारे मामलात में फिर भारत जो है वो किसी और ही रुख पे निकल पड़ता है। फिर वो पनाह की अगर बात हम करें, वो पनाह देने में आ जाता है या दूसरी चीजों पर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि भारत आखिर कौन सा नशा करता है। अच्छा, भारत जो है ना हमेशा एक चीज ये करता है, जो भी हमारे मुल्क से गद्दारी कर रहा होता है, मिसाल के तौर पे अब बांग्लादेश में या जो हमारे खिलाफ होता है वो उनसे वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और जो हमारे साथ होता है फिर वो उनसे उनकी जो है वो बन नहीं पाती है, तो फिर वो इसी तरह की हरकत पे उतर आता है। अब वो एक और बड़ी अच्छी बात होती है, मिसाल के तौर पे मेरा कोई अगर अच्छा सा दोस्त है और मेरे दुश्मन से अगर उसकी दोस्ती है, तो इसका मतलब फिर वो मेरा दोस्त नहीं है। ये कहावत होती है ना कि अगर मेरा दोस्त और मेरा दोस्त उसका भी दोस्त है जो मेरा दुश्मन है, तो इसका मतलब वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। तो ये चीज तो सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात है, सही है, 1971 के बाद सिर्फ एक दरार जो बीच में आई है, जो एक बॉर्डर लगा हुआ है, सिर्फ वो है, वरना दिल और इसके साथ साथ जो कल्चर है, वो तमाम चीजें सब सेम हमें नजर आ रही होती हैं। तो ये भारत की भूल है कि वो एक दरार तो डाल सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि जी वो इन तमाम चीजों पे जो है ना गलबा लेकर आगे बढ़ जाए। तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। आगे बढ़ेंगे, एक और हमारे पास स्टोरी है, उस स्टोरी के हवाले से बात करेंगे। नई स्टोरी भी जो है वो ऐसी ही कुछ भारत के हवाले से है। आज हम भारत के नाम पे कुछ ज्यादा ही जो है ना वो बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इनके बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन क्या करें, हरकतें ऐसी हैं कि हर जगह जहां कोई गलत बात आ जाए वहां पे भारत का नाम खुद ही आ जाता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे जो है ना एक और चीज गलती की उन्होंने, लिखा है कि नाम क्यों नहीं लेते अंडर 19 एशिया कप में शिकस्त की पोस्ट पर बीसीसीआई ने खुद अपना मजाक बना लिया। उन्होंने पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जारी मैच जीता है और अंडर 19 का ये कप था, एशिया कप था, जो कि पाकिस्तान के सर रहा, ऐसे में जो पाकिस्तान के बॉलर्स थे, बैटर्स थे, उनकी परफॉर्मेंसेस थी, और जिस तरीके से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, और इसके साथ साथ हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी आके मिले हैं उन तमाम अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ। तो ये एक बड़ा मकाम है। ऐसे में जो हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से जो ट्वीट हुआ या जो उन्होंने जिस तरीके से खबर शाया की, इतनी फजूल खबर शाया की कि वो खबर जो है वो कोई खेल के मैदानों से नहीं लग रही थी, वो खबर ऐसा लग रहा था किसी सियासी मैदान से आई है। तो वो वही वाली बात है कि खेल का मैदान हो या कोई भी मामलात हो, कोई दोस्ताना ताल्लुकात हो, वो वहां पे अपनी दुश्मनी को नहीं छोड़ते हैं। तो अब ये सबको भी सोच लेना चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्रीज है, खास करके शोबिस इंडस्ट्रीज है, उनको भी इस चीज के ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए कि अक्सर हमेशा में देखिए बड़े फेवर में उनके लिए बात की जा रही होती है। तो वो जब कर्टिसी नहीं करते तो फिर हमें भी कर्टिसी उनके साथ नहीं करनी चाहिए, हमें भी भरपूर जवाब देना चाहिए। तो वहां पे बताया जा रहा है कि अंडर 19 कप की फाइनल में ग्रीन शर्ट्स के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान का नाम ना लिखने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खुद अपना मजाक बनवा लिया है। वहां उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता रोज दुबई में खेले गए जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने
समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग की बदौलत भारत को 191 रन की भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी और ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस शिकस्त के बाद भारतीय जो टीम है या जो भारत है वो भौखलाहट का शिकार है। वो अंडर 19 हो, वो कोई सा भी मैदान हो, तो हर जगह हम देखते हैं कि भारत जो है भौखलाहट का शिकार होता है। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान की जीत का जो है वो एक नाम भी नहीं लिखा ना, अपनी पोस्ट उन्होंने बनाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई सियासी पोस्ट है जिसके ऊपर वो खेलना चाह रहे थे। तो ये मामला तो हमने देखा बड़ी छोटी सी बौखलाहट का शिकार है, तो वो फिर बौखलाहट में जो है ना इंसान उल्टे सीधे काम ही करता है, तो फिर वो इसी तरह के नतीजे निकल के आ जाते हैं कि नाम ना लिखना या भरी महफिल में किसी खातून का हिजाब खींच लेना, और इसी तरह के पे वो जो इल्जाम तराशियां, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाकये की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब सिर्फ भारत ही कर सकता है और किसी से आप इस तरह की हरकतों की उम्मीद नहीं रख सकते। अब एक और ऐसी ही स्टोरी हमारे पास भारत से है, और अब हम आपको बताएंगे कि भारत के अंदर जहां इंसान, हम कहते हैं ना कि इंसानियत के नाते डॉक्टर्स एक ऐसा पेशा है कि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टरी का पेशा ऐसा है कि इंसानियत के नाते काम होता है। वहां कोई मजहब, कोई हम ये नहीं देखते कि जी किसी किस्म की जो है वो मजहब के साथ साथ कोई तहजीब देख रहे हो या कोई रंग देख रहे हो या कोई नस्ल देख रहे हो। इंसानियत की खिदमत करना थोड़ा सा ना आप मुझे बताने दें जरा, मुझे असल है तो बहुत ही गलत बात, लेकिन ये कि थोड़ा सा शर्मनाक हरकत एक डॉक्टर ने की है। भारत के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की जानिब से मरीज पर तशद्दुद की एक अफसोसनाक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हुई है, जिसके बाद शदीद अवामी रद्द अमल भी सामने आ रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर की जानिब से मुबैना तशद्दुद की चौंका देने वाली वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में डॉक्टर को बेड पर लेटे मरीज को थप्पड़ और मुक्के मारते देखा जा सकता है। इस दौरान मरीज ने मजम्मत भी की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरीज की शिनाख्त अर्जुन परवार के नाम से हुई है, जो मुबैना तौर पर इंडोस्कोपी के लिए अस्पताल आया था। इंडोस्कोपी के बाद मरीज को सांस लेने में दुश्वारी हुई, जिस पर वो एक दूसरे वार्ड में जाकर सांस बहाल करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसी दौरान उसकी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से मुबैना तौर तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने जो है मुक्के और लाते घूसे चलानी शुरू कर दी, जैसे इस वक्त हमारे पास आप वीडियो देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। बड़ा अफसोस की बात ये होती है, अब सोशल मीडिया लेकिन एक ऐसा हमारे पास हथियार है कि सच जो है ना, अगर आप जितना भी छुपाने की कोशिश करें वो सच नहीं छुप सकता, और अगर आप झूठ जितना भी बोल लें तो वो झूठ साबित आप कर ही नहीं सकते। इसी तरीके से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हमने देखा कि अच्छा इंदिरा गांधी के नाम से वो हॉस्पिटल था, और उसके बाद कार्रवाई करके मेरे ख्याल से उस डॉक्टर को, क्योंकि उस डॉक्टर के साथ जो मामला हुए थे कि उसको जो है इस गुस्ताखी पे उन्होंने निकाल दिया। तो खैर बहुत अच्छा एक इकदाम किया, मैनेजमेंट का अच्छा डिसीजन है और हर मुल्क में इसी तरह होना चाहिए। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि एक डॉक्टर जैसे पढ़ा लिखा शख्स इस तरीके से कैसे कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब काम ही लोगों की जान बचाना या उनकी तकलीफ को कम करना है, तो आप ये इस तरह की हरकत करके अपने पेशे के साथ जो है वो सिंसियर नहीं है। बिल्कुल। अब आपको पता है कि जिस तरीके से जब हम ये डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, पायलट हो गए, तो इनसे एक हलफ लिया जाता है और उस हलफ में बाकायदा तौर पे बोला जाता है कि ये जो करेंगे इंसानियत की खिदमत के लिए करेंगे, भले इसमें इनका बेनिफिट ना हो। हम ये देखते हैं कि जी डॉक्टर्स अपना बेनिफिट भी अब देख रहे होते हैं। अक्सर आप छोटे क्लिनिक्स में चल जाए तो वहां पे वो अद्वियात भी जो है फॉर्मूले की जगह हम देखते हैं कि वो खास करके जो है वो कोई ना कोई किसी कंपनी के ब्रांड का नाम लिख के देते हैं ताकि उसी ब्रांड की जो है आप मेडिसिन लें। तो ये तमाम तर वो चीजें हैं जिससे सबको इज्तनाब भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे में जो भारत का वतीरा है वो हमेशा से पुराना हमें नजर आया है। हमेशा हम देखते हैं कि भारत जुल्म और सितम के बाजार को गर्म करके रखता है, और इस बार भी उसने ऐसे किया, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी अवाम होती है। तो अवाम भी इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उसमें शिद्दत पाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि उनमें गम और गुस्सा बहुत ज्यादा उनमें नजर आ रहा है, उनमें जो है रिवेंज वाला एक एग्रेशन बहुत ज्यादा है। और यही चीज हम देखते हैं मोदी को देखें तो कत्लेआम जो है वो करना किसी का भी उनके लिए मामूली सी बात है। सही बात है। तो मेरे ख्याल से अब हमारा वक्त हुआ है ब्रेक पे जाने का, कुछ ऐसा है पूछ लेते हैं हम, हमारे पास ठीक है जी, चलें जी, अभी ब्रेक का वक्त नहीं हुआ है। लेकिन ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जी ये जो स्टोरी है ना भारत वाली, इसको तो आप बताएं, क्योंकि जो भारत जिस तरीके से लोगों को वो कहता है ना कि खुद तो रंगता रहता है हमेशा, और रंगने के बाद जिस तरीके से बातें कर रहा होता है तो वो नहीं है। अब जो है ना बात है खास करके एक और स्टोरी की। कल जब हम बात कर रहे थे और कल हमारी एक बात अधूरी रह गई थी जिसमें हम छिपकली के बारे में बात कर रहे थे। आज आप छुपे की पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता मुख्तार रोजाना कहाँ से
ढूंढ ढूंढ नहीं, मैं तो नहीं लाता, चीजें ले ये आते हमारे प्रोड्यूसर्स को बस मैंने, अच्छा कल भी ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि जी कोई चूहे की भी स्टोरी है, तो जी वो चूहे की स्टोरी भी सामने आ गई। मैंने कहा भाई अब क्या हुआ, तो कहने के भाई एक जहाज में मामला सामने आया। मतलब जहाज में बिल्कुल क्या ऐसे ही है, क्योंकि देखें तैयारे में जो है ना एक चूहे की दौड़ के बाइस परवाज मनसूख कर दी गई। किसी चूहे की दौड़ते देखना मुतादिद अफराद खुसूसन खवातीन को बिल्कुल पसंद नहीं होता, ये तो सच है, इसमें कोई जो है ना दो राय नहीं है। मगर जब ऐसा नज़ारा किसी तैयारे में हो तो फिर क्या होगा, यकीन करना मुश्किल होगा। मगर नीदरलैंड में एक फिजाई कंपनी के परवाज के मुसाफिरों को इसका तजर्बा हुआ। एम्स्टरडैम से कैरेबियन जाने वाले LME की परवाज में एक बड़े चूहे को कैबिन में दौड़ते हुए देखा गया, जहां जा रही थी और मुसाफिर परवाज पर सवार हो रहे थे। जब अरूबा ये परवाज एम्स्टरडैम से किया गया, परवाज रवाना नहीं हो रही और बाद अज़ा उसे मनसूख कर दिया गया। वो चूहे की दौड़ की वजह से वो पूरी फ्लाइट मुतासिर हो गई। सबसे बड़ी बात ये इंटरेस्टिंग ये है कि भाई ये चूहा ऐसे कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? या तो ये जहाज जो था वो बहुत पुराना था जिसकी वजह से बहुत टाइम के बाद खुला हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब मुसाफिरों की ऑफलोडिंग हो रही होती है या और जब हम कहते हैं कि जी दूसरी परवाज के लिए मुसाफिर आने लगते हैं, उससे पहले सफाई होती है, पूरा केबिन क्रू होता है जो कि पूरी एक एक चीज को देख रहा होता है। चूहा कहीं किसी कोने में छुप के बैठा हो और उसे खाने की खुशबू आई तो अच्छा, छोटा चूहा तो बड़ा अच्छा सा लगता है, इतना सा अगर मुझे नहीं पता, ये आपको अच्छा लगता होगा, मुझे छोटे छोटे जिसे हम माइस कहते हैं वो तो बड़े छोटे छोटे से होते हैं ना, किसी क्यूट से होते हैं। सही, आपको लगता है ऐसे ही होगा, बड़े बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो थोड़े से हैबतनाक हो जाते हैं, फिर वो दौड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं, लोगों को परेशानी हो रही होती है कि कहीं उनके ऊपर ना आ जाए, जैसे आप छिपकली के हवाले से कह रही थी। नहीं, मुझे तो अच्छा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, लड़के भी चूहों से डरते हैं। लड़के? जी, लड़के क्यों डरेंगे? लेकिन छिपकली से नहीं डरते, लेकिन चूहों से बहुत सारे लड़के डरते हैं, क्योंकि ऐसा है। अच्छा, एक स्टोरी रिसेंटली हमने देखा था कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स में हमने देखा है कि चूहे जो ना दौड़ते फिरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक हमने देखा था कि इंटरनेशनल टीवी चैनल पे लाइव बुलेटिन के दौरान एक खातून ने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था और वो न्यूज के फराइज अंजाम दे रही थी। ऐसे में उनकी स्क्रीन के सामने जो एक चूहा आ गया था। इसी तरीके से बहुत सारे वाकयात ऐसे थे कि एक शख्स, खैर वो कार्टून की एक वीडियो थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो शख्स एक अखबार पढ़ रहा था और पेपर जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था, वो बहुत अच्छी मूवी भी आपने देखा है, इसमें तो वो क्या करते हैं, देखिए आपने शेफ वाली तो अलग है, वो क्या करते हैं कि एक सिप लेते हैं और उसके बाद वो दोबारा रखते हैं, फिर अखबार पढ़ने लग जाते हैं। तो वो चूहा भी उसमें से पी रहा होता है, वो भी पी रहा होता है, उनको पता ही नहीं होता। तो ये बड़ी स्टोरीज ऐसी हैं छोटी मोटी जो होती रहती हैं और लोगों को पता नहीं होता। हमने जैसे मूवीज या कार्टून में देखे, जैसे एक बहुत मशहूर कार्टून भी है, तो उसमें भी कुछ चूहा जो है वो इसी तरह की हरकत कर रहा होता है और उसने बिल्ली का जीना हराम करके रखा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ जाए, एंटरटेनमेंट की जानिब बढ़ेंगे। एंटरटेनमेंट की बहुत सी आज भी हमारे पास जो है वो लाजवाब खबरें हैं। इसमें हम चाहते हैं कि पहले हम सुहेल के पैकेज की तरफ चले जाएं, क्योंकि सुहेल का पैकेज हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। तो हम सुहेल के पैकेज पे जाएंगे, फिर हम आपको और भी बताएंगे, खास करके फैसल कुरैशी के हवाले से, उन्होंने ड्रामों के हवाले से बहुत सारी बात की। आजकल बड़े ड्रामे हिट हो रहे हैं, कुछ लोगों ने जो ड्रामाज हैं उसको देखते हुए मुतासर होकर अपनी जिंदगियां भी अच्छी कर ली हैं, ऐसा भी हमने देखा है। और अक्सर ऐसे भी देखे कुछ ड्रामों में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जा रही थी जिसके बाद अगर उसको अडेप्ट कर लिया जाए तो फिर वहां से जिंदगी की जो बर्बादी है ना वो शुरू होती है। क्योंकि देखिए ड्रामा तो एक अक्कासी है किसी भी चीज की, वो असल में सब नहीं है, लेकिन वो दिखाने का मकसद ये होता है कि लोगों तक अवेयरनेस रह जाए। तो फैसल कुरैशी की एक स्टोरी है, हम उसके हवाले से आपको बताएंगे कि दुनिया हमारे ड्रामों को पसंद करती है, लेकिन पाकिस्तान में ड्रामों के साथ ठीक नहीं किया जा रहा या नहीं हो रहा। अब उन्होंने ये शिकवा किया है, वो तो खुद भी डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फिर उसके साथ साथ वो खुद एक्टर भी हैं, कमाल का काम भी करते हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के नामवर सीनियर अदाकार हैं फैसल कुरैशी, अपनी ही इंडस्ट्री के चंद फनकारों से वो नाखुश नजर आए हैं। उन्होंने ये कहा कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जिसमें पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा शिकवा किया है। अदाकार ने कहा है कि पाकिस्तानी चैनल्स ने मुख्तलिफ इक़साम के ड्रामे बनाए हैं जिसके बाइस पाकिस्तानी अवाम अपने ड्रामों पर फख्र महसूस करती है। दूसरे ममालिक के लोग भी हमसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने पाकिस्तानी हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारी फैंस बाहर मुल्कों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एक निजी टीवी के में एक नशर हुए प्रोग्राम में जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि इशारा किया है, बल्कि तनकीद की है कि जिसकी वजह से कहते हैं कि तकनीकी चीज़ों में बेहतरी आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद करके ड्रामा ख़राब ना किया जाए। वो ये कह रहे हैं कि जी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी टेक्निकली भी खराबी आती है। सिर्फ कसूरवार एक किसी एक्टर का नहीं होता, कभी कभी डायरेक्शन मूवमेंट हो गई या कभी कभी जो है वो प्रोडक्शन की साइड से भी कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं जिसके बाद ड्रामा जो है वो थोड़ा सा बुरा हो जाता है। इसका मतलब ये होगा
پہ حال ہی میں ان کا جو ایک ڈرامہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہے تھے. کچھ لوگوں نے اس میں تنقید بھی کی ہوگی, لیکن بات تو یہی ہے نا کہ ہم سب انسان ہیں, جہاں ہم تعریف کرتے ہیں تو وہاں برائی بھی کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس ڈرامے کی برائی کی ہوگی, جس کی وجہ سے یہ تنقیدی جو عمل سامنے آیا ہے. اتنے اچھا مطلب کام کر چکے ہیں, اب تک ہم نے دیکھا کہ بہترین پروجیکٹس میں انہوں نے کام کیا ہے, اور اگر ان کا یہ تجربہ رہا کسی ایسے افراد کے ساتھ یا کسی ایسے لوگوں کے ساتھ, تو پوری انڈسٹری کو اگر ہم اس طرح سے, تو میرا خیال ہے تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. کچھ ایک چند افراد کی وجہ سے ہم پوری انڈسٹری کو وہ نہیں کر سکتے, ڈیگریڈ نہیں کر سکتے. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ کمزوریاں ہیں, کچھ ایسا ہے کہ اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی یا تو آپ ڈائریکٹلی جا کے پرسنلی اس کو بتا دیں کہ بھائی ایسے معاملات ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ پوری دنیا میں پاکستانی ڈرامے بہت مشہور بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں کے ڈرامے ڈب کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور ایسے میں بہت اچھے ہمارے ہم دیکھیں گے کہ یورپین کنٹریز سے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراموں کو ڈب کر کے بھیجا جاتا ہے, وہ بھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ کہانیاں اچھی ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کی جو کہانیاں ہیں دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں تو وہ ان کی زبان میں جو ہے ڈب کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست ہے. تو پوری دنیا میں ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا اور فینس فالوئنگ کا سلسلہ جڑا ہوا ہے, سمجھنے کا یا ان کی چیزوں سے جو ہے نا ہمیں ایک روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے. وہ اسی کیا کہتے ہیں, وہ ایک سرحد سے سرحد کو جو ملاتی ہے, اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ڈراماز ہو گئے, موویز ہو گئی, میوزک ہو گیا خاص طور پہ. تو فیصل قریشی صاحب کا اگر یہ ان کا ایک کیا کہتے ہیں, ایک ان کی شکایت ہے, تجزیہ ہے یا شکایت ہے, تو ضرور ان کے ساتھ ایسا کوئی تجربہ رہا ہوگا جس کی بنیاد پر وہ اس طرح کی بات کریں. تو نیکسٹ سٹوری پہ ٹھیک ہے جی, اب ہم نیکسٹ سٹوری پہ تو پڑھیں گے, لیکن میرے خیال سے ہمارے پاس سٹوری سے 2 ہی ہیں. کیا ہمیں بریک لینا چاہیے اس وقت؟ ٹھیک ہے جی, بالکل. اور اب ایک اور جو سٹوری ہمارے پاس ہے وہ بھی انڈسٹری کے حوالے سے ہے, اور وہ کون سی انڈسٹری ہے, وہ بھی میڈیا انڈسٹری ہے. لیکن اب وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں خاص کر کے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہوا. آپ کو پتہ ہے جب PUBG آیا تھا اور PUBG کے بعد بھی لوگوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دی تھی. وہ چیلنجنگ گیمز آئے تھے, شارک کر کے کوئی گیم آیا تھا, اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے تھے جی کہ لوگ جو ہے اس میں خودکشیاں کر رہے تھے. لیکن وہ خودکشیاں تو ایسی تھیں کہ فورسفلی ان کو چیلنج دیے جاتے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خود سے خوشی منا رہے ہیں یا خود سے خوشی کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات سامنے آ رہی ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ انڈسٹری جو ہماری میڈیا کی ہے, اس میڈیا کی انڈسٹری جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خودکشی زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بھی جو حالیہ سٹوری ہے وہ کیا سٹوری ہے آپ بتائیے گا اس حوالے سے. بالکل بہت افسوسناک بات ہے. امریکی اداکار ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی ہے. مشہور امریکی ڈرامہ سیریز دی وائر میں اپنے کردار کی وجہ سے شہرت پانے والے امریکی اداکار جیمز رینسن 46 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. لاس اینجلس کے میڈیکل حکام کے مطابق امریکی اخبار جیمز رینس میں جمعے کو خودکشی کی گئی. اداکار جیمز رینسن کی اہلیہ نے شوہر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ میں تم سے 1000 بار محبت کر چکی ہوں اور جانتی ہوں کہ دوبارہ بھی کروں گی. ٹھیک ہے جی, اور یہ افسوسناک بھی خبر ہے. اور ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی انڈسٹری کے اندر اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ کامنلی دیکھ رہے ہیں. وجوہات بہت مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے گھریلو معاملات یا گھریلو ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی معاشی حالات کے بھی معاملات سامنے آتے ہیں. تو یہ وہ تمام سے صورتحال ہے. اور کچھ جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ڈرگس کے معاملات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ڈرگس جو ہے اس کا زیادہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. بھی مختار سامنے نہیں آ پاتی ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو خودکشی کرنے والا شخص ہے اس کی ذہنی کیفیت کس طرح کی ہوتی ہے جو اس طرح وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنی زندگی کو ختم کرنے پہ. لیکن چلیں یہ تو بات ہوگی, لیکن اب ہمارے پاس اگلی سٹوری ایک اور سٹوری پاکستان کے مایناز فنکار کے حوالے سے ہے. اور اگر ہم بات کریں تو وہ ایک فنکار ہی نہیں بلکہ وہ چہرے جو کہ رو رہے ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کے دل میں غم ہوتا ہے وہ صرف ان کی باتوں سے اتنا خوش ہو جاتے تھے. اور اب ہم بات کریں معین اختر کے حوالے سے, اور وہ صرف ایک فنکار ہی نہیں تھے بلکہ وہ مسکراہٹوں کی زبان اور جذبات کی آواز بھی تھے. مزہ ہو یا سنجیدگی, معین اختر نے ہر کردار میں سچ بول کر سب کا دل جیت لیا. اسی حوالے سے سہیل ابراہیم کی ایک خاص رپورٹ ہے جس طرح وہ ہمیشہ دیتے ہیں, تو یہ بھی خاص رپورٹ ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ایک پکچر ریلیز ہوئی تھی, اس میں لہری ایک اپنے سامنے والے آرٹسٹ سے کیا کہتے ہیں, کہنے لگے کہ وہ سامنے والے آرٹسٹ ان سے کہتے ہیں یار لہری وہ لڑکی مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی. مڑ کے نہیں دیکھ رہی تھی بھیا, اس کے گردن کی فٹنگ ہی الٹی ہے. لڑکی کہنے لگی آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں. اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں, اب آگے آپ کی مرضی. لڑکی کہنے لگی نانسنس ایڈیٹ جاہل گوار بدتمیز, آپ تو ایسے چلا رہی ہیں جیسے میں نے آپ کی دم پہ پیر رکھ دیا ہو.
6 सितंबर 1967 को सोलो परफॉर्मेंस के जरिए अपना फनी तारुफ कराने वाला नौजवान स्टेज से उतरा तो उस वक्त के टेलीविजन गुरूज ने उसकी कामयाबियों के बारे में बहुत सी पेशन गोइयां कर दी और वक्त के साथ साथ वो पेशन गोइयां दुरुस्त होती चली गईं। मक्खन लगाना आता है? नहीं, सीखो सीखो, वक्त का तकाजा है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बीबी जी, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अदाकारी, हिदायतकारी, गुलकारी, फिल्म, स्टेज, रेडियो, मेजबानी और शायरी फन के पौधे की कोई ऐसी शाख हो जिस पर मोइन अख्तर के नाम का फूल ना खिला हो। साहब क्या खूबसूरत बच्चा है, सुभान अल्लाह। मेरा जी चाहता है कि मैं इस बच्चे को कुछ कहूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इसे क्या कहूँ, लड़का या लड़की। हमारे जमाने में तो पहचान थी कि ये लड़का है और ये लड़की, लेकिन साहब आज के जमाने में तो पहचान भी खत्म हो गई। बताइए इस कदर खूबसूरत बच्चा है, मैं इसे क्या कहूँ, लड़का या लड़की। आगे वाले साहब मुड़े और कहने लगे ये लड़का है, पीछे वाले बड़े शर्मिंदा हुए। माफ कीजिए साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप इसके बाप हैं। आगे वाले मुड़े बकवास मत करो, मैं इसकी माँ हूँ। जिम्मेदारी के साथ मिज़ा और फैमिली एंटरटेनमेंट का जो अंदाज मोइन अख्तर ने इंडस्ट्री को दिया वो नए आने वालों के लिए मिसाल का दर्जा रखता है। उनके पास एक ऐसे हैं जो दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद आज भी तरोताज़ा हैं। हाँ, 2-4 दिन और ये ख्वाबों का सिलसिला, फिर हसर तक रहेगा अज़ाबों का सिलसिला। क्या खूबसूरती है। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? उनके मशहूर ड्रामों में रोजी, मकान नंबर 47, हाफ प्लेट, ईट ट्रेन, बंदर रोड से केमाड़ी सचमुच शामिल हैं, जबकि आंगन टेढ़ा में गेस्ट अपीयरेंस का किरदार बड़ी खूबी से निभाया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप निहायत अजीब आदमी हैं। क्या मतलब? आप मेरे शेर सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं आपकी रिपोर्ट मुख्तदरा में करवाऊंगा। चौधरी साहब, आपकी रिपोर्ट करवाऊंगा मैं मुख्तदरा में। ये क्या बात हुई भाई? जी, आप किसी का शेर सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं अब इस मोहल्ले से भी जा रहा हूँ, मैं आपके घर से भी जा रहा हूँ। मुझे नहीं रहना इन बदजौकों में। जी, फिल्म इंडस्ट्री में आए तो मिस्टर केटू, मिस्टर ताबेदार और राज जैसी हिट फिल्में दी। स्टेज पर उमर शरीफ के हमरा उन्होंने बास यादगार रोल किए। मोइन अख्तर के दुनिया भर में लाखों परिस्तार हैं, लेकिन उनके चंद परिस्तार ऐसे हैं जिनके अपने भी करोड़ों परिस्तार हैं। मोइन अख्तर दरअसल फन के इंस्टीट्यूशन का नाम है। वो 22 अप्रैल 2011 को अपने मदाहों को उदास करके दुनिया फानी से कूच कर गए। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी सोहेल इब्राहिम ने बनाई और मोइन अख्तर हमारे मुल्क का ऐसा नाम है जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे ख्याल से अब प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब बढ़ खत्म चुका हो गया है। है। तो जी अब हम इजाजत चाहेंगे आपसे। यकीनी तौर पे आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।